जय हिंद साथियों। साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों इन क्वेश्चनों में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों ज्यादा टाइम लगवाते शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण है समाज के नियमों को सीखना। पहले चरण में हम समाज के नियमों को सीखते हैं, दूसरे में उन नियमों के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं, और तीसरा चरण होता है साथियों अभिवृत्तियों का विकास, हमारी सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास होता है। तो ये 3 चरण है समाजीकरण की प्रक्रिया के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके मस्तिष्क का वजन होता है साथियों लगभग 350 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जब मनुष्य स्वस्थ होता है मतलब परिपक्व हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का वजन होता है 1 किलो 400 ग्राम यानी कि 1400 ग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। मतलब जब उसने जन्म लिया था उस समय जिसका जितना वजन होगा उसका 2 गुना उसका वजन हो जाएगा 6 महीने में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। अब 1 वर्ष पश्चात कितना वजन हो जाएगा। तो जन्म के वजन का 3 गुना हो जाएगा। जिस समय उस बच्चे ने जन्म लिया था उस समय उसका जितना वजन था उसका 3 गुना हो जाएगा 1 वर्ष के पश्चात। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो बालक और बालिका में से जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई अधिक होती है लड़कियों की तुलना में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। यह हमें पता चल चुका कि बालक की लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन लगभग कितनी कितनी लंबाई होती है। साथियों बालक की लंबाई होती है 20 इंच और बालिका की लंबाई होती है 19.5 इंच। तो 0.5 इंच का इसमें फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के अस्थायी दांत जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो साथियों दूध के दांत होते हैं 20। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं। साथियों मानव के स्थायी दांत 12 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं। तो साथियों किशोर अवस्था हमारे 4 दांत आते हैं जिन्हें हम अक्कल की दाढ़ भी कहते हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जीन पियाजे के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है गोलमैन ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है। तो आईजैंक ने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो यौन संबंधी समस्या सबसे नाजुक समस्या होती है किशोर की। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं आज की क्लास का हमारा। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। तो साथियों शिक्षण की विभिन्न विधियों का अगर हमें प्रयोग करना है तो वो हमें बाल्यावस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चा कोरा कागज होता है। जैसी आदतें जैसे भी हम शिक्षण प्रक्रिया उसके ऊपर अपनाना चाहते हैं वह कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है हमारा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। तो किस अवस्था में बालक यह सब सोचने लगता है। तो किशोर अवस्था में। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह है निरंतरता के सिद्धांत से। थॉर्नडाइक ने निरंतरता का सिद्धांत दिया था साथियों, यह भी साथ में आपको ध्यान रखना है। आपको निरंतरता का सिद्धांत आ जाए, तत्परता का सिद्धांत आ जाए, तो साथियों ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो किया था वो बिल्ली पर किया था। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 19 है हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है तो मानव व्यवहार का। साथियों शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव विज्ञान का एक व्यवहार है, मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन कहा साथियों ड्रेवर ने। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है जांग की हड्डी, जिसको हम फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है स्टेपीज, यह शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अब शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। शायद दोनों में डिफरेंस है, सबसे मजबूत हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी, तो इनमें ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ये होती है जबड़े की हड्डी, जिसका नाम है मंडीबल, जबड़े में होती है हमारे ये।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो साथियों जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी त्वचा होती है हल्की गुलाबी और 15 दिन के बाद त्वचा अपने स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपके सामने, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो साथियों नवजात शिशु लगभग 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 6 वर्ष तक बालक का विकास लगभग 90% हो जाता है, 90% उसका विकास हो जाता है शुरुआती 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 27 है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 6 वर्ष के पश्चात उसके विकास की गति धीमी हो जाती है। तो साथियों 10 वर्ष तक लगभग 95% बालक का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से लेकर 350 तक हो सकती है। बाद में यही हड्डियां आपस में जुड़कर 206 हड्डियां बना लेती हैं जो मानव में होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? साथियों जम्मू कश्मीर ऐसा एक राज्य है जहां पर RTE राइट टू एजुकेशन 2009 और निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? साथियों लगभग 25% सीट RTE 2009 के अनुसार इनको आरक्षित करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालकों का भाषाई विकास किस क्रम में होता है साथियों? तो सबसे पहले बच्चा रोता है, उसके बाद बबलाना यानी कि बबलाता है, और उसके बाद हाव भाव से अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से बालक की भाषा का विकास होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो साथियों बालक जो सबसे पहले बोलता है वो बोलता है एक व्यंजन जो आपका शब्द है मां। तो बालक सबसे पहले स्वर नहीं बोलता है, अगर स्वर ऑप्शन में हो तो स्वर को सही नहीं करना है, व्यंजन बोलता है। और व्यंजन में कौन सा शब्द बोलता है? मां। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी मां की भाषा को पहचानता है, आवाज को पहचानता है, और इसीलिए इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 34 है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो लगभग 5 वर्ष की उम्र में बालक अपने विचारों को वाक्य के द्वारा प्रस्तुत कर देता है। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहां से होता है? तो अपने परिवार से। उसके परिवार में जैसी भाषा बोली जाती है उसी भाषा का ज्ञान उस बच्चे को हो जाता है। तो सबसे पहले उसको भाषा ज्ञान अपने परिवार से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो जो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है उसका जो शब्द भंडार होगा साथियों वो होगा लगभग 50,000 शब्दों तक। अब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? साथियों 80,000 शब्दों तक उसका शब्द भंडार हो सकता है जो बच्चा आपका 10th क्लास में पढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो साथियों लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है लड़कों की तुलना में। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? साथियों भाषा को सीखने के साधन निम्नलिखित है। पहला है अनुकरण द्वारा, यानी कि दोहराकर किसी ने कोई बात कही उसको हम दोहराएंगे, इस तरीके से हम भाषा सीख सकते हैं। जिस तरह हम छोटे बच्चों से कहते हैं कि बोलो बेटा माँ, तो वो माँ बोलेगा, बोलो बेटा पापा, तो वो पापा बोलेगा। तो इस तरीके से हम अनुकरण द्वारा यानी कि दोहरा आकर भी उसको भाषा सिखा सकते हैं। दूसरा खेल विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा भी हम उसको भाषा सिखा सकते हैं, कहानी सुनाकर भी सिखा सकते हैं, वार्तालाप द्वारा। आपने देखा छोटे बच्चों से ज्यादातर बात की जाती है, वो बात इसलिए की जाती है ताकि बच्चा भाषा सीख पाए। और प्रश्नोत्तर विधि से हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज तुम्हारे घर में क्या बना है, या फिर तुम्हें कौन कौन सी चीजें पसंद है। तो ये सब चीज से हम उसकी भाषा का विकास कर सकते हैं। तो ये भाषा को सीखने के साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो साथियों लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं। प्रश्न नंबर 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो किन किन से भाषा का विकास प्रभावित होता है? पहला होता है साथियों लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये 6 प्रभाव हैं जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे इसके आगे और भी हैं 3 प्रभाव। 7वें नंबर पर आता हमारा पारिवारिक संबंधी भाषा को प्रभावित करते हैं, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। तो ये सभी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 42 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो साथियों मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है बुद्धि का। कहा भी गया है बिना बुद्धि के मानव एक पशु के समान होता है। तो साथियों मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर बुद्धि का ही हो जाता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 43 है, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित करने वाले थे यूनान के दार्शनिक। यूनान के दार्शनिकों ने सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित किया था।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है हमारा, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? अब आधुनिक काल में बुद्धि को समझाया था साथियों अल्फ्रेड बिने ने। सन 1904 में अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को समझाया था। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? तो मानसिक आयु के हिसाब से अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि को परिभाषित किया था। इन्होंने बताया था साथियों बुद्धि दो प्रकार की होती है, पहली मानसिक बुद्धि और दूसरी होती है हमारी वास्तविक बुद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे आज की क्लास का हमारा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया और इसके साथ उसके तीन सहयोगी और थे, वो थे स्टर्न, टर्मन और साइमन। ये तीनों भी उसके सहयोगी थे। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे आज की क्लास का हमारा, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो द्विकारक सिद्धांत दिया साथियों स्पीयरमैन ने, और एक कारक किसने दिया था? एक कारक दिया था अल्फ्रेड बिने ने। तो ध्यान रखना साथियों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन से हैं? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत है साथियों, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। तो ये तो साथियों हमारे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों को इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।